राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों कल हम लोगों ने आईयूपीएससी नाम को पूरा क्लियर कर लिया था। अब आज की क्लास में इस चैप्टर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज की चैप्टर की नई टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। देखिए इस चैप्टर में कार्बन ही पढ़ना है। कार्बन क्या है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण करो और कार्बन के विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन है। क्या है हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिए। वे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं, जैसे कि CH3CH2। अब देखो तो इस यौगिक में आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बिना अलावा और कोई दूसरा ना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ने हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हर एक परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हर एक परमाणु, मतलब जितने भी उस यौगिक में परमाणु हैं वो सभी परमाणु एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सभी के सभी एकल एकल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इसी प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, ध्यान देख लो। 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, इन दोनों के अलावा और कोई है क्या? नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं? हुआ। और बीच में क्या है? एकल बॉन्ड है। तो एकल बॉन्ड है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। समझ में आया मेरी बात? बहुत आसानी पूर्वक आया होगा, क्योंकि ये सब तो समझो कि यार सबसे आसान टॉपिक है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। आईयूपीएससी नामकरण करना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही जो दो थे वो बढ़िया थे ना, तो और इसमें अब कुछ नहीं है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन देखिए, इसमें डबल बॉन्ड लग गया तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? असंतृप्त। एकल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफी आसान भाषा में लिखा है। आगे ध्यान दीजिए, लास्ट तो नहीं, इसके बाद अभी तो आज तो थोड़ा क्लास लंबा जाने वाला है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा बढ़िया पढ़ेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल तक इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। समयवता, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्रहीन हो समवयवता कहलाता है। समवयवता ध्यान दीजिएगा, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो भाई? समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न हो, समवयवता कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, इन दोनों के अणुसूत्र देखना समान है। कैसे? ध्यान दो, इसमें कितने हैं? C4 है, इसमें भी C4 है, गिनो 1 2 3 4। इसमें H कितना है? 10, इसमें भी 10 ही है, गिनो 3 2 5 3 2 5 5 2 7 7 3 10। यानी कि इनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन जब आप इनकी संरचना बनाओगे ना तो अलग अलग बनेंगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? समयवता बोलते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में हर साल पूछा ही जाता है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी के उदाहरण द्वारा समझाइए, सजातीय श्रेणी के बारे में बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियात्मक समूह होता है सजातीय श्रेणी कहलाता है। क्रियात्मक समूह क्या है? तो अभी हमने आईयूपीएससी नामकरण किया तो क्रियात्मक समूह देखा कि नहीं? कैसे? जैसे हेलो एल्केन में क्रियात्मक समूह क्या था? Cl था, Br था, F था। एल्कोहल का क्या था? OH था। एल्डिहाइड का क्या था? CHO था। कीटोन का क्या था? CO था। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? COOH था। वही तो क्रियात्मक समूह है। तो एक ऐसा समूह बनाना है जिसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो लेकिन उनका क्रियात्मक समूह एक ही हो, उसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ध्यान दीजिए, मेथेनॉल एक अलग प्रकार का धातु पदार्थ है, एथेनॉल भी एक अलग प्रकार का पदार्थ है, प्रोपेनॉल भी एक अलग प्रकार का पदार्थ है, लेकिन तीनों में क्रियात्मक समूह एक ही है। देखिए, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। तो ऐसी प्रकार की श्रेणी को ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? अगर देखिए कहीं डाउट हो रहा है ना कि हाँ सर जी यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आया, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को क्या कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। जब आप वीडियो को पीछे करेंगे और फिर से देखेंगे ना, तो गारंटी है मेरे भाई कि आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा।
चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। हमने कार्बनिक यौगिक तो पढ़ लिया कि कार्बनिक यौगिक है क्या, कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण कर लिया, कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा वो भी हमने पढ़ लिया, और हमने आज हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि आखिर ये कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है, इनके गुण क्या है। तो टोटल 4 गुणों के बारे में पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला है दहन। जब कार्बनिक यौगिक को वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब आप कार्बनिक यौगिक को आप वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उष्मा तथा CO2 उत्पन्न होता है, और इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा तथा CO2 उत्पन्न होता है उसी को दहन कहते हैं। तो जब आप कार्बनिक यौगिक को वायु और ऑक्सीजन की दोनों की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, उष्मा और CO2। इसे ही हम क्या कहेंगे, तो इसे ही दहन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, तो ये बात याद रखिएगा। आगे आइए ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जूम आउट करना पड़ेगा। रुक जाइए 1 मिनट में, थोड़ा सा अब समझ में आ जाएगा। चलिए समयवता देख, ऑक्सीकरण देख लीजिए। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, खेद रहे हैं, दूर हटा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करना, हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, तीसरा है युगात्मक या संकलन अभिक्रिया। इतना आसान है ना, बता नहीं सकते। ध्यान दो, तुम खुद ही कहोगे हाँ सर जी ये टॉपिक तो मुझे बहुत आसान लगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में C और O2 दोनों जुड़कर CO2 का निर्माण किए हैं तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिए एक बार, C और O2 दोनों जुड़ के CO2 का निर्माण किए हैं, तो जुड़ के कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे हम, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। अब चौथा गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्वयं लिखिए, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा दिया है। तो अब आपको स्वयं से लिखना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, स्वयं लिख लीजिएगा। और यदि चेक कराना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पर चेक कर दूंगा। और आज की क्लास बस इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे तो सोचा था कि पढ़ा दूं, लेकिन देखो लिख के भी रखा हूं मैं, लेकिन आज रहने देते हैं। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, मैं पूरा पसीना में भीग चुका हूं। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, और कल एकदम 100% ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जैव प्रकरण। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। मेरे उम्मीद से ना ये सितंबर 10 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस में बोल रहा हूँ 10 सितंबर तक साइंस का मैं खासकर बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि चौथा चैप्टर चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा। तो सोचो ना यार कितनी फास्ट हम चल रहे हैं, मतलब 3 या 4 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं। और होंगे आगे जितने भी कितने भी बड़ा चैप्टर हो जाए ना, 5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन है फिजिक्स का, तो वो 5 दिन में लेके जाऊंगा, 5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। और मिलते हैं कल इसी समय शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।